उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। टाकुरा का इलाका खासा वसी था। उसमें मुतवस्सित तबके की आबादी थी। उसकी सड़कें और गलियां तंग थीं और टेढ़ी मेढ़ी, और इस वक्त एक सड़क पर टाइगर की कार आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। टाइगर और जवाना दोनों को डॉक्टर सदीकी ने इमरान के कहने पर छुट्टी दे दी और वहां से जवाना तो राना हाउस पहुंच गया, जबकि टाइगर अपने होटल चला गया था। और टाइगर ने जवाना से वादा किया था कि वो जिस कदर जल्द हो सकेगा उस्ताद शरफू और उस्ताद कालू के बारे में मालूमात हासिल करके उसे इत्तला देगा। और टाइगर ने अपना वादा निभाया था। उसने दूसरे रोज सुबह को ही राना हाउस फोन करके जवाना को बता दिया था कि उस्ताद कालू का तो पता नहीं चल सका, अलबत्ता इस उस्ताद शरफू के बारे में मालूमात मिल गई हैं और ये भी मालूम हो गया है कि उस्ताद कालू के बारे में सही मालूमात उस्ताद शरफू से ही मिल सकती हैं। जिस पर जवाना ने फौरी तौर पर हरकत में आने की बात की तो टाइगर कार लेकर राना हाउस पहुंच गया। चूंकि जवाना की कार तबाह हो चुकी थी, वो राना हाउस में सबसे बड़ी कारें थी और टाइगर के मुताबिक टागोरा के इलाके की सड़कें तंग और टेढ़ी सेढ़ी होती हैं, इसलिए जवाना ने टाइगर की छोटी कार पर ही वहां जाने का फैसला किया। और अब ये कार टागोरा की एक सड़क पर हरकत कर रही थी। तुम इस कदर आहिस्ता क्यों चला रहे हो? जवाना ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। मैं यहाँ एक ख़ास निशान चेक कर रहा हूँ। मुझे बताया गया है यहाँ सड़क के एक छोटा सा होटल है जिसका नाम ग्रीन होटल है, जिसका मालिक भोला नाम का आदमी है। वो उस्ताद शरफू की नकलो हरकत से वाकिफ़ रहता है। टाइगर ने जवाब दिया तो जवाना ने असबात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद टाइगर ने कार एक छोटे से होटल की साइड में करके रोक दी। ये आम सा होटल था जिसमें आम लोग बैठे चाय पी रहे थे और खाना खा रहे थे। बाहरी एक तरफ बोर्ड लगा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ खाने के देगचे वगैरह रखे हुए थे। अलबत्ता होटल के दरवाजे के साथ ही अंदरूनी तरफ एक छोटी सी मेज के पीछे अधेड़ उम्र आदमी सामने रकम रखने वाली संदूकची रखे बैठा था। टाइगर कार रोक कर नीचे उतरा तो जवाना भी नीचे उतर आया और फिर वो दोनों होटल की तरफ बढ़ने लगे। होटल पर काम करने वाले जवाना को बड़ी हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। तुम यही रुको, मैं बात करता हूँ, टाइगर ने जवाना से कहा और जवाना वहीं होटल के बाहर ही रुक गया, जबकि टाइगर होटल में दाखिल हो गया। जी जनाब, हुक्म जनाब। मेज के पीछे बैठे अधीर उम्र आदमी ने बड़े मौतबाना लहजे में टाइगर से मुखातिब होकर कहा, मुझे उस्ताद भोला से मिलना है, एक खासा बड़ा काम देना है उसे। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने मखसूस अंदाज में आंख भी दबा दी। ओह अच्छा, लेकिन उस्ताद तो इस वक्त कलम में होगा, अधीर उम्र ने कहा। टाइगर की आंख दबाने से उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि ये आम बदमाशों और गुंडों का मखसूस इशारा था, जिसका मतलब ये होता था कि काम गैर कानूनी है। और जाहिर है गैर कानूनी काम का इशारा पुलिस या इंटेलिजेंस वाले ना दे सकते थे। कहाँ है वो कलम? मुझे बताओ, हम वहाँ उससे मिल लेंगे। टाइगर ने कहा, अब तलाश ना कर सकेंगे, मैं आपके साथ लड़का भेजता हूँ, अधीर उम्र आदमी ने कहा। और फिर उसने अंदर काम करने वाले एक लड़के को आवाज़ देकर बुलाया। जी साहब, इस लड़के ने करीब आकर कहा, उस्ताद भोला कलम में है, उन्हें वहाँ पहुँचे आओ। अधीर उम्र ने कहा, जी साहब, आओ जी। लड़के ने कहा, यहाँ से कितनी दूर है? टाइगर ने पूछा। करीब ही है, कार वहाँ जा सकती है, अधीर उम्र ने कहा। तो उसने जेब से हाथ बाहर निकाला और इस अधीर उम्र के हाथ पर रख दिया। ओह जी, इसकी क्या जरूरत थी? आपकी मेहरबानी जनाब, अधीर उमर ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने जल्दी से हाथ में पकड़े हुए बड़े नोट को अपनी जेब में डाल दिया। कार में बैठ जाओ, टाइगर ने लड़के से कहा। और फिर जवाना पिछली सीट पर बैठ गया और टाइगर ने लड़के को फ्रंट सीट पर बिठा दिया। फिर इस लड़के के रास्ते बताने पर 2-3 गलियों से गुजरकर तंग सी गली के सामने पहुंच गए। यहाँ रोक दें कार जी, वो इस गली के अंदर है, लड़के ने मौतबाना लहजे में कहा। तो टाइगर ने अस्पात में सर हिलाते हुए कार एक तरफ रोक दी और फिर वो सब नीचे उतर आए। आओ जी, लड़के ने गली में दाखिल होते हुए कहा। तो इसके साथ टाइगर और जवाना भी गली में दाखिल हुए। गली ने आगे जाकर जैसे मोड़ काटा, सामने एक बंद दरवाजा था। ये दरवाजा है जी क्लब का, लड़के ने कहा। इस होटल में जो आदमी बैठा हुआ था जिसने तुम्हें भेजा है, उसका क्या नाम है? टाइगर ने इस लड़के से पूछा तो साथ ही उसे एक छोटा सा नोट निकालकर लड़के के हाथ में रख दिया। उस्ताद रमजान है जी, वो उस्ताद भोले का मामू है जी, उसने खुश होकर जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब जाओ,
टाइगर ने कहा तो लड़का सलाम करके तेजी से मुड़ा और फिर भागता हुआ गली क्रॉस करके साइड पर मुड़कर इनकी नजरों से गायब हो गया। तो टाइगर आगे बढ़ा और उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक चीखती हुई मर्दाना आवाज सुनाई दी। उस्ताद भोला से मिलना है, हमें उस्ताद रमजान ने भेजा है, इसके मामू ने। टाइगर ने ऊंची आवाज में कहा तो दूसरे लम्हे दरवाजा खुल गया। सामने एक लंबा तड़ंगा लेकिन अधीर उम्र आदमी खड़ा उन्हें देख रहा था। उस्ताद रमजान ने आपको यहाँ भेजा है, इसने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और हमने उस्ताद भोला से मिलना है और लंबा काम देना है, टाइगर ने कहा तो और साथ ही एक बार फिर आंख का कोना दबाकर मखसूस इशारा किया। ओह अच्छा, आओ, अधीर उम्र आदमी ने मुतमईन होते हुए कहा और साइड पर हट गया। तो टाइगर और उसके पीछे जवाना अंदर दाखिल हुए तो इस आदमी ने दरवाज़ा बंद करके उसे अंदर लॉक कर दिया और फिर वो उन्हें एक बड़े से कमरे में ले आया जहां कुर्सियां मौजूद थी। आप यहाँ बैठे, मैं उस्ताद भोले को बुलाता हूँ, इस आदमी ने कहा और आगे बढ़ गया। ये किस किस्म का क्लब है? ये तो आम सा मकान है, जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो टाइगर बेइख्तियार हंस पड़ा। इस इलाके में जहां जुआ खेला जाता है उसे क्लब कहते हैं। यहाँ किसी जगह जुआ खेला जा रहा होगा, इसलिए उसे क्लब कहा गया है, टाइगर ने कहा। तो जवाना ने असबात में सर हिला दिया। वो दोनों कुर्सियों में बैठ गए। थोड़ी देर बाद बाहर से तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर एक पहलवान नुमा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसका सर गंजा था, उसने एक कान में छोटी सी बाली पहनी हुई थी। उसके जिस्म पर जीन्स की पतलून और गहरे नीले रंग की शर्ट थी। वो चेहरे से ही बदमाश और गुंडा दिखाई दे रहा था। उसके अंदर दाखिल होते ही टाइगर उठ खड़ा हुआ, लेकिन जवाना वैसे ही कुर्सी पर बैठा रहा। कौन हो तुम और किस लिए आए हो? आने वाले ने हैरत भरी नजरों से टाइगर और जवाना को देखते हुए कहा। तुम्हारा नाम उस्ताद भोला है, टाइगर ने कहा। हाँ, मगर तुम लोग कौन हो? भोला ने होंठ खींचते हुए कहा। वो उनकी तरफ से खासा मशकूक दिखाई दे रहा था। हमने उस्ताद शरफू से मिलना है और हमें बताया गया है कि उसकी नकलो हरकत के बारे में तुम्हें मालूम होता है, इसलिए यहाँ तुम्हारे पास आए हैं, टाइगर ने कहा। किसने बताया है तुम्हें और कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या काम है तुम्हें? उस्ताद भोला ने तेज लहजे में कहा। ये सब बातें उस्ताद शरफू से होगी, इसलिए तुम हमें इतना बता दो कि उस्ताद शरफू इस वक्त कहाँ मिलेगा और अपना मुआवजा में हमसे ले लो, टाइगर ने जवाब दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं है और ना उस्ताद शरफू मेरा वाकिफ है, मैंने सिर्फ इसका नाम सुना है, इसलिए तुम जा सकते हो, भोला ने कहा और तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। उन्हें बाहर भेजकर दरवाजा बंद कर दो और सुनो, आइंदा मुझसे पूछे बगैर किसी को अंदर ना लेकर आया करो, बाहर से उस्ताद भोला की आवाज़ सुनाई थी। अच्छा जी, मैंने तो उस्ताद रमज़ान का नाम सुनकर उन्हें अंदर दाखिल किया था, इस अधीर उम्र की आवाज़ सुनाई थी, आइंदा ख्याल रखना, उस्ताद भोला ने कहा और फिर उसके कदमों की आवाज़ें दूर जाती सुनाई थी और फिर मालूम हो गई। आओ जी, अब तुम क्यों यहाँ बैठे हुए हो? इस अधीर उम्र ने दरवाजे में दाखिल होते हुए कहा और जवाना भी उठकर खड़ा हो गया। भोला कहाँ गया है? टाइगर ने कहा। वो तो क्लब में गया है, आओ चलो, अधीर उम्र ने कहा। इस तरह बात नहीं बनेगी टाइगर, जवाना ने कहा और उसके साथ ही उसका बाजू बिजली की सी तेजी से बढ़ा और दूसरे लम्हे वो अधीर उम्र आदमी चीखता हुआ उछलकर एक धमाके से दीवार से जा टकराया और फिर फर्श पर गिरकर वो चंद लम्हे तड़पा और फिर साकित हो गया। आओ टाइगर, जवाना ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। ओह, तुमने यहाँ कत्ले आम नहीं करना जवाना, वरना फिर मामलात बिगड़ जाएंगे, टाइगर ने इसके पीछे बढ़ते हुए परेशान से लहजे में कहा। तुम आओ तो सही, जवाना ने कहा और कमरे से बाहर आ गया और फिर इस तरफ को चल पड़ा जिधर इस भोला के कदमों की आवाज़ें सुनाई दी थी। इस तरफ एक बरामदा था जो खाली पड़ा हुआ था, लेकिन जवाना और टाइगर अभी इस बरामदे के करीब पहुंचे ही थे कि एक साइड से एक आदमी बाहर आया और फिर वो जवाना और टाइगर को देखकर ठटक गया। तुम कौन हो? उसने हैरत भरे लहजे में कहा। वो भोला कहाँ है? जवाना ने कुर्राते हुए लहजे में कहा। वो तो नीचे क्लब में है, मगर, इस आदमी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। फिर उससे पहले कि इसका फिक्रा खत्म होता, जवाना का बाजू घूमा और वो आदमी जोरदार थप्पड़ खाकर चीखता हुआ उछलकर एक तरफ जा गिरा। भाग जाओ वरना हड्डियां तोड़ दूंगा, जवाना ने कुर्राते हुए लहजे में कहा। तो वो आदमी नीचे गिरकर उठा और फिर वाकई ही वो तेजी से बैरूनी रास्ते की तरफ दौड़ा। जबकि जवाना और टाइगर बरामदे की साइड से आगे बढ़े तो वहां एक दरवाजा था जो खुला हुआ था और सीढ़ियां नीचे जा रही थी और नीचे से लोगों के बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जवाना ने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया था। ख्याल रखना जवाना, प्लीज,
टाइगर ने कहा। तुम फिक्र मत करो टाइगर, जवाना ने कहा और उसके साथ ही वो तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे जाने लगा। टाइगर ने भी मशीन पिस्टल निकाल लिया था और वो जवाना के पीछे था। सीढ़ियों का इख्तिताम एक बड़े से हालनुमा कमरे में हुआ, जहां 40 के करीब अफराद फर्श पर बिछी हुई वर्दी पर ग्रुपों की सूरत में बैठे ताश खेल रहे थे और सबके सामने नोटों के ढेर पड़े हुए थे। जबकि एक तरफ एक दीवार से टेक लगाए एक मुसल्ला आदमी खड़ा था और उस्ताद भोला इसके साथ ही कुर्सी पर अकड़ा हुआ बैठा था। उसकी कुर्सी के सामने मेज पर रखी हुई थी, जिस पर रकम रखने की खासी बड़ी संदूकची पड़ी थी। जवाना और टाइगर के वहां दाखिल होते ही वो सब भी इख्तियार चौंक कर उन्हें देखने लगे। तुम यहाँ, मैंने तो कहा था कि तुम जाओ। फिर भोला ने बेइख्तियार उठते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे एक धमाका हुआ और वो एक मुसल्ला आदमी चीखता हुआ उछल कर नीचे गिरा और बुरी तरह तड़पने के बाद वहाँ बेहोश हो गया। और वहाँ मौजूद सब आदमी भी इख्तियार बुखलाए हुए अंदाज में उठ खड़े हुए। इन सब के चेहरों पर इंतहाई परेशानी और खौफ के आसार उभर आए थे। सब लोग भाग जाओ यहाँ से, हमें सिर्फ भोला से काम है, वरना, जवाना ने धाड़ते हुए लहजे में कहा। तो वो सब दरी से उठे और एक तरफ भागते हुए चले गए, ऐसे कि कुत्ता उनका पीछा कर रहा हो। वो मुसल्ला आदमी अब साकित हो चुका था। भोला हैरत से बुत बना खड़ा था। शायद उसके तस्वुर में भी ना था कि इस तरह की कार्रवाई भी यहाँ की जा सकती है। जबकि टाइगर ने तेजी से आगे बढ़कर उस मरने वाले के हाथ से पिस्तौल निकाल ली और एक तरफ जॉगर वाले रिवॉल्वर को झपट दिया। अब बताओ तुम कहाँ है वो उस्ताद शर्फू? जवाना ने भोले की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम कौन हो तुम? भोले ने यखलख्त इसकी तरफ उछलते हुए कहा, जैसे वो अचानक नींद से जाग उठा हो। जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ मुझे, वरना, जवाना ने कहा और उसके साथ ही उसका हाथ बिजली की सी तेजी से घुमा और भोला इसका जोरदार थप्पड़ खाकर चीखता हुआ एक साइड पर जा गिरा। और फिर उससे पहले कि वो उठता, जवाना ने झुककर उसे गर्दन से पकड़ा और उठाकर दोबारा कुर्सी पर पटक दिया। लेकिन इसका झटका इस कदर जोरदार था कि भोला कुर्सी समेत एक धमाके से नीचे जा गिरा। मैं बाहर जाता हूँ, कहीं अचानक हम पर हमला ना हो जाए, टाइगर ने कहा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। भोला चीखता हुआ कुर्सी समेत नीचे गिरा तो जवाना ने एक बार फिर झुककर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन इस बार भोले की दोनों टांगें तेजी से उठीं और उसने जवाना की नाक पर जरब लगाने की कोशिश की। लेकिन जवाना ने दूसरे हाथ से उसको उठाकर जरब लगाती हुई टांगों पर जरब लगा दी तो भोले का निचला जिस्म दूसरी तरफ को पलट गया, जबकि ऊपर वाला जिस्म वैसे ही सीधा रह गया। उसी लम्हे जवाना ने उसे गर्दन से पकड़कर एक बार फिर झटके से खड़ा कर दिया। बोलो, कहाँ है वो शर्फू? बोलो, जवाना ने उसकी गर्दन पर मजीद दबाव डालते हुए कहा तो पहलवान नुमा भोला का जिस्म न सिर्फ ढीला पड़ गया, बल्कि उसके जिस्म में ऐसी कपकपाहट शुरू हो गई जैसे उसे रेशे का बुखार हो गया हो। इस उस्ताद शर्फू गोली मार होटल के नीचे है, गोली मार होटल के नीचे, भोला ने बुरी तरह कांपते लहजे में कहा तो जवाना ने अपने हाथ को मखसूस अंदाज में झटका दिया। भोले का भारी भरकम लेकिन ढीला पड़ा हुआ जिस्म यखलख्त फड़का, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी आंखें बेनूर होती चली गईं। तो जवाना ने बड़े भरे अंदाज से उसे नीचे फेंका और फिर तेजी से चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उस्ताद शर्फू दो नीम अरिया नौजवान लड़कियों के दरमियान सोफे में अकड़े हुए अंदाज में बैठा था। दोनों लड़कियां उससे जैसे चिमटी हुई बैठी थी, जबकि उस्ताद शर्फू के हाथ में गिलास था। दोनों लड़कियां बारी बारी उसके गिलास में शराब डाल रही थीं और उनके दरमियान इंतहाई फहश कलमात का तबादला भी साथ साथ हो रहा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला तो दोनों लड़कियां बल्कि उस्ताद शर्फू भी बेइख्तियार चौंक पड़ा। कमरा एक नौजवान हवास बाख्ता अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। इस उस्ताद वो काला दे और उसका साथी है वो भोला के कलब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वहाँ उन्होंने भोला को भी मार डाला है, तुम्हारे छोटे भाई करामत को भी हलाक कर दिया है, उसने इंतहाई जोशीले लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? करामत को हलाक कर दिया है? किसने? किसकी बात कर रहे हो? शर्फू ने उछलकर खड़े होते हुए कहा। उसके इस तरह उठने से दोनों लड़कियां भी लड़खड़ाकर एक तरफ हो गई। शर्फू का चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया था और उसके गाल फड़फड़ा रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ बॉस, अभी मैं वहीं से आया हूँ। और इस बार कदरे संभले हुए लहजे में उसने कहा, ये काला देव कौन है? किसकी बात कर रहे हो तुम? उसने होंठ चबाते हुए कहा।
वो इकरीमी हबशी है और कद-ओ-कामत और जिसामत के लिहाज से दियो की तरह है, इसलिए उसे काला दियो कहा जाता है। मैंने जो मालूमात हासिल की हैं उसके मुताबिक वो इसका एक मकामी साथी पहले रमज़ान के पास गए और फिर वहाँ से भोला के कलम में चले गए। उसके बाद खेलने वाले भागकर बाहर आए और उन्होंने उस्ताद रमज़ान भी उठकर वहाँ से भाग गया, लेकिन इस वक्त उनकी कार आगे थी। मैं भी वैसे ही भोले से मिलने वहाँ गया था। फिर मैं रमज़ान के साथ अंदर गया तो वहाँ तुम्हारे भाई करामत और उसकी लाशें पड़ी हुई मिली। चनाचा मैं वहाँ से सीधा यहाँ आया। आने वाले ने जवाब देते हुए कहा, एहसन को बुला लाओ, शरफू ने कहा। फिर उसने लड़कियों को भी जाने का इशारा कर दिया। दोनों लड़कियां तेजी से मुड़ी और दौड़ती हुई कमरे से बाहर चली गई, जबकि इतला देने वाला भी वापस चला गया। शरफू बार बार मुट्ठियां भींच रहा था, उसका चेहरा वैसे ही बिगड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। एहसन, अभी नईम ने इतला दी है कि भोले के क्लब में कोई आदमी दाखिल होकर दो आदमियों ने, जिनमें एक मकामी आदमी है और दूसरा कोई दियोहेकल इकरीमी हबशी है, ने भोले और मेरे छोटे भाई करामत को हलाक कर दिया है। तुम अपने आदमियों को टागोरा में फैला दो, उनके पास कार है। ये लोग जहां भी नजर आए उन पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करो और फिर उन्हें धोबी घाट वाले अड्डे में जंजीरों में बांध कर फिर मुझे इतला दो, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचना चाहूं उन्हें होश नहीं आना चाहिए। शरफू ने तेज तेज लहजे में कहा, उन्हें हलाक क्यों ना कर दिया जाए बॉस? आने वाले ने कहा, नहीं, मैं करामत का इंतकाम उनसे खुद लूंगा। मैं अपने हाथों से उनकी एक एक बोटी अलहदा करूंगा। जाओ और मेरे हुक्म की तामील करो, शरफू ने धाड़ते हुए लहजे में कहा। यस बॉस, एहसन ने कहा और तेजी से मुड़ गया। ये भोले के क्लब में क्यों गए होंगे और क्यों ये लोग इस अंदाज में कत्ल गारत कर रहे हैं? शरफू ने इस बार कुर्सी में बैठकर बड़बड़ाते हुए अंदाज में कहा, चलो ये पकड़े जाएं, फिर पूछ लूंगा इनसे। उसने चंद मिनट खामोश रहने के बाद दोबारा बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। शरफू बोल रहा हूँ, शरफू ने कहा। कालू बोल रहा हूँ शरफू। दूसरी तरफ से एक करख्त आवाज सुनाई दी। ओह उस्ताद, आप? शरफू ने चौंक कर कहा। इसका लहजा मौतबाना था। मुझे इतला मिली है कि तुम्हारे छोटे भाई करामत को नामालूम लोगों ने हलाक कर दिया है। ये कैसे हो गया है? कौन लोग हैं ये? दूसरी तरफ से कहा गया। यस बॉस, अभी नईम ने मुझे इतला दी है। मैंने एहसन को कह दिया है कि वो उन्हें तलाश करके बेहोश करके अड्डे में पहुंचा दे। फिर मैं खुद उनसे पूछ कुछ भी करूंगा और उनसे के हाथों करामत का इंतकाम मिलूंगा। अभी तक एहसन की तरफ से कोई इतला नहीं मिली। अलबत्ता नईम ने बताया है कि ये 2 आदमी हैं। इनमें से एक मकामी आदमी है और दूसरा दियोहेकल इकरीमी हबशी है, शरफू ने कहा। ओह, तो ये लोग हैं। वेरी बैड, तो ये लोग टागूरा में पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ से उस्ताद कालू ने कहा तो शरफू बेइख्तियार उछल पड़ा। कौन है ये लोग? क्या आप उन्हें जानते हैं बॉस? शरफू ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मुझे इतलात मिली थी कि ये लोग तुम्हें और मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। फिर चीफ ऑर्थर ने ऑस्टन के जरिए इन पर कातिलाना हमला कराया और ये दोनों शदीद जख्मी हो गए। फिर उन्हें किसी खुफिया सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। फिर ऑस्टन के बारे में इतला मिली कि ऑस्टन को हलाक कर दिया गया है। उसके बाद हेड ऑफिस से इतला मिली कि ऑर्थर को भी हेड ऑफिस ने नाकामी की सजा देकर हलाक करा दिया है और अब चीफ ऑर्थर की बजाय रॉबर्ट है। और उसके साथ ही रॉबर्ट ने हुक्म दे दिया कि हम दूसरी इतलाह तक असले की सप्लाई भी बंद कर दें और गोदामों को भी सील कर दें, क्योंकि हेडक्वार्टर इस वक्त तक काम आगे नहीं बढ़ाना चाहता जब तक इनका खात्मा ना हो जाता। ये बताया गया है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से किसी ना किसी अंदाज में है। ओह, इसका मतलब है कि ये भोले तक तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करने गए होंगे और ये तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचना चाहते होंगे। कालू ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। हो सकता है बॉस, लेकिन अब उनका खात्मा यकीनी है। आपको तो मालूम है कि एहसन के आदमियों का टागूरा में जाल बिछा हुआ है और वो अपने काम में माहिर है, शरफू ने कहा। हाँ, लेकिन अब उन्हें जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और सुनो, इनसे तुमने एक आदमी अली इमरान के बारे में मालूमात हासिल करनी है और फिर मुझे रिपोर्ट देना। मैं इस अली इमरान का फौरी तौर पर खात्मा कराना चाहता हूं ताकि हमारा बिजनेस दोबारा शुरू हो सके, कालू ने कहा। ऐसा ही होगा बॉस, शरफू ने कहा। तो वो दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया और शरफू ने भी रिसीवर रख दिया, लेकिन इसी लम्हे फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर दोबारा रिसीवर उठा लिया। शरफू बोल रहा हूँ, शरफू ने कहा। एहसन बोल रहा हूँ बॉस।
آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے۔ یہ بے ہوشی کے عالم میں دھوبی گھاٹ والے انڈے میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے موجود ہیں۔ میں وہیں سے کال کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کہاں سے پکڑے گئے ہیں اور کیسے؟ تفصیل بتاؤ۔ کیا ان میں سے کوئی کالو بھی دلچسپی لے رہا ہے؟ شرفو نے کہا، یہ گولی بار ہوٹل پہنچ گئے تھے اور وہاں آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ میرے آدمیوں نے چیک کر لیا اور پھر ان پر گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دیا گیا۔ احسن نے جواب دیا، اوہ تو یہ بھولے کے پاس اس لیے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑے استاد کالو کی معلومات درست ہیں کہ یہ لوگ میرے اور بڑے استاد کے پیچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، شرفو نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بلیک ماسک کا چیف اپنے آفس میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ بروکس بول رہا ہوں چیف۔ دوسری طرف سے ایشیائی کے انچارج بروکس کی آواز سنائی تھی۔ اور تم کیا رپورٹ ہے؟ چیف نے چونک کر پوچھا۔ چیف، کافرستان میں ہمارا سیٹ اپ ختم کر دیا گیا ہے اور اس طرف سے کہا گیا ہے تو چیف بے اختیار اچھل پڑا۔ کافرستان میں؟ کیا مطلب؟ کیسے؟ چیف نے انتہائی غصے بھرے لہجے میں کہا۔ چیف، اسپیشل آرڈر کی سپلائی کے لیے وہاں خصوصی انتظامات کیے گئے تھے کہ اچانک اطلاع ملی کہ پورا سیٹ اپ ہی وہاں کی ملٹری انٹیلیجنس نے ختم کر دیا ہے۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ کسی نے سیٹ اپ کے خلاف پوری تفصیل سے ملٹری انٹیلیجنس کو مخبری کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ کام ہوا ہے، بروکس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، جبکہ اسپیشل سپلائی کے لیے تو ہم پر انتہائی دباؤ ہے۔ ہم نے اس سپلائی کے حصول کے لیے انتہائی جدوجہد کر رکھی ہے اور ہمیں جلد ہی مال ملنے والا ہے، لیکن اب ہم اسے سپلائی کیسے کریں گے؟ پاکیشیا میں بھی سیٹ اپ کام نہیں کر رہا اور کافرستان میں بھی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ویری بیڈ، یہ تو بلیک ماسک کو ہر طرح سے مفلوج کیا جا رہا ہے، چیف نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ چیف، میں نے بھی اس پوائنٹ پر کام کیا ہے اور مجھے جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق مخبری کرنے والے نے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کو جو رپورٹ فیکس کی ہے اس میں اس نے درج کیا ہے کہ اس سے یہ معلومات پاکیشیا سے اس کے کسی دوست نے بھیجی ہیں جو وہ ملٹری انٹیلیجنس کو بھیج رہا ہے، اور یہ معلومات 100% حتمی ہے، بروکس نے کہا۔ اوہ، تو یہ چکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ہمارے خلاف باقاعدہ کام کر رہی ہے اور اس نے کافرستان میں بھی ہمارا راستہ روکا ہے، لیکن اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ پاکیشیا میں کام کرتی، اسے کافرستان کے سیٹ اپ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ جبکہ پاکیشیا اور کافرستان ایک دوسرے کے دشمن ملک ہیں، چیف نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ چیف، جہاں تک اس پوائنٹ پر میں نے سوچا ہے، میرے خیال کے مطابق ایسا بہادرستان کی حکومت مخالف گروپ کو سپلائی کی وجہ سے ہوا ہے، بروکس نے جواب دیا تو چیف بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، تمہارا مطلب ہے کہ چونکہ پاکیشیا اور بہادرستان کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، اس لیے پاکیشیا نہیں چاہتا کہ حساس اسلحہ بہادرستان حکومت کے مخالف گروپ کو سپلائی ہو، لیکن انہیں ہماری اس سپلائی کا کیسے علم ہو گیا؟ چیف نے کہا، اس کی وجہ اس گروپ کا ایک آدمی تھا۔ اس گروپ کے ایک آدمی نے مجھے خود بتایا ہے کہ ان کا ایک آدمی بہادرستان حکومت کے ساتھ لگ گیا، جس کے بعد پاس وہ کاغذ موجود تھا جس پر بلیک ماسک اور اس کے درمیان ہونے والے معاہدے کی مخصوص تفصیلات تھی۔ اس طرح بہادرستان حکومت کو یہ علم ہو گیا کہ ان کے مخالف گروپ نے بلیک ماسک سے حساس اسلحے کا سودا کیا ہے، اور بہادرستان حکومت نے پاکیشیا سیکرٹ سروس سے درخواست کی، جس نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بروکس نے جواب دیا۔ اوہ، اب بات واقعی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بلیک ماسک کو مکمل طور پر مفلوج کر دینے کی سازش ہے، اور اگر اس طرح ہم ہر ملک میں مفلوج ہوتے چلے گئے تو پھر بلیک ماسک کو ختم کرنا پڑ جائے گا، چیف نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، میرا خیال ہے کہ یہ اسلحہ ہم خاموشی سے پاکیشیا کے ذریعے سپلائی کر دیں، زیرو سیٹ اپ کے ساتھ، بروکس نے کہا۔ لیکن وہ تو پہلے سیٹ اپ سے بھی زیادہ کمزور سیٹ اپ ہے، وہ کیسے اس قدر حساس اسلحہ سپلائی کر سکتا ہے؟ چیف نے کہا۔ میں خود وہاں چلا جاؤں گا اور پھر یہ کام خاموشی سے ہو جائے گا، بروکس نے کہا۔ نہیں، اس قدر قیمتی اور حساس اسلحے کو میں کسی رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ اگر یہ سپلائی پکڑی گئی تو بلیک ماسک مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا، اس لیے کوئی اور طریقہ سوچو، پاکیشیا اور کافرستان سے ہٹ کر کوئی اور پلان بناؤ، چیف نے کہا۔ باس، بہادرستان کے اس مخالف گروپ تک پاکیشیا اور کافرستان کے علاوہ صرف دو ممالک کی سرحدیں لگتی ہیں، ایک آران اور دوسری شوگران، اور ان دونوں ممالک میں ہمارا سیٹ اپ نہیں ہے، بروکس نے جواب دیا۔ کیا ان دونوں ممالک میں کسی میں کوئی عارضی سیٹ اپ نہیں بنایا جا سکتا؟
चीफ ने कहा। नहीं बॉस, अलबत्ता एक काम हो सकता है कि ये सप्लाई हम तार के रास्ते रूसिया पहुंचाएं और फिर रूसिया से बहादुरिस्तान, लेकिन ये बहुत लंबा चक्कर पड़ जाएगा और ख़तरात बढ़ जाएंगे। ब्रोक्स ने जवाब दिया। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह तुम पाकिस्तान में सेटअप के जरिए सप्लाई कराना चाहते हो, ये काम काफिरिस्तान के जरिए नहीं हो सकता, चीफ ने कहा। वहाँ हमारा ज़ीरो सेटअप मौजूद नहीं है चीफ, ब्रोक्स ने कहा। ओह, फिर तो मजबूरी है, लेकिन मेरा दिल ज़ीरो सेटअप पर काम करने के लिए नहीं मान रहा। तुम ऐसा करो, इस मामले में मज़ीद सोचो। अभी तुम्हें 1 हफ्ता रहता है, इसलिए उस दौरान कोई फुल प्रूफ प्लान बनाओ, चीफ ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो चीफ ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे कि अचानक फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और चीफ ने होंठ चबाते हुए फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ ने अपने मखसूस लहजे में कहा। डेसी बोल रहा हूँ मार्कर। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेतकल्फाना था तो चीफ बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह डेसी, तुमने बरवक्त कॉल की है। क्या तुम फौरी तौर पर मेरे ऑफिस आ सकते हो अभी और इसी वक्त? चीफ ने कहा। ओह, क्या हो गया है? क्या कोई इमरजेंसी है? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। हाँ, अभी आ जाओ जल्दी, चीफ ने कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया तो चीफ ने रिसीवर रख दिया और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने 2 मुख्तलिफ बटन प्रेस किए और दूसरी तरफ से बोलने वाले को डेसी की आमद के बारे में बताकर हिदायत की कि उसे फ़ौरन उसके ऑफिस पहुंचा दिया जाए। उसके बाद उसने रिसीवर रख दिया। अगर डेसी रसामंद हो जाए तो ये काम आसानी से हो सकता है, चीफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला और एक शरीरे लेकिन वर्जिशी जिस्म का खुशरू नौजवान, जिसने जीन्स पैंट और चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी, अंदर दाखिल हुआ। आओ डेसी, मैं बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, उसने इसके इस्तकबाल के लिए उठते हुए कहा। आखिर हुआ क्या है? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी इस तरह नहीं देखा, डेसी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुसाफिया करके वो मेज़ की दूसरी तरफ बढ़ गया। एक ऐसा काम सामने आया है जिसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, चीफ ने कहा। मेरी मदद की? क्या मतलब? मैं तुम्हारे धंधों पर क्या मदद कर सकता हूँ, जबकि ये तो मेरा फील्ड ही नहीं, डेसी ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम मंशियात के धंधे से मुंसलिक हो और मुझे मालूम है कि सारा माल बहादुरिस्तान से आता है और इस सिलसिले में तुमने एक नेटवर्क बना रखा है, चीफ ने कहा। फिर डेसी ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे नेटवर्क के जरिए हम एक सप्लाई बहादुरिस्तान भेज सकते हैं, तुम्हें इसका मुँह मांगा मुआवजा दिया जाएगा, उसने कहा। तुम्हारे अपने सेटअप का क्या हुआ जो तुम मेरे नेटवर्क से लेना चाहते हो? डेसी के लहजे में हैरत की झलकियां आ गई थी और चीफ ने उसे शुरू से लेकर अब तक सारी रुदात तफसील से सुना दी। ओह, तो ये बात है, लेकिन सीक्रेट सर्विस तो इस चक्कर में नहीं रहती, डेसी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, पढ़ा तो नहीं करती, लेकिन यहाँ ऐसा हो गया है। असल में ये हमाकत पाकिस्तान में हमारे एक एजेंट से हुई है। उसने ख्वामख्वाह सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले एक आदमी इमरान से आदमियों पर कातलाना हमला करा दिया, जिससे हालात बिगड़ते चले गए, चीफ ने कहा। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये सप्लाई कितनी होगी, क्योंकि मुझे इसके लिए खसूसी इंतज़ामात करने होंगे, डेसी ने कहा। तो चीफ ने उसे तफसील बता दी। ये कोई मसला नहीं है, 4 ट्रकों का माल तो मैं आसानी से सप्लाई करा सकता हूँ। मेरा नेटवर्क ऐसा है कि इन ट्रकों के रास्ते में कोई चेक ही नहीं करता, इसलिए तुम्हें माकूल मुआवजा देना होगा, डेसी ने कहा। मुआवजे की तुम फिक्र मत करो, ये ब्लैक मास्क की साख और उसकी इज्जत का सवाल बन गया है, इसलिए मुआवजा जो तुम कहोगे वही मिलेगा, लेकिन बेदाग अंदाज में होना चाहिए ये काम, चीफ ने कहा। मैं खुद वहां जाऊंगा और खुद ही सप्लाई करूंगा। और बोलो, डेसी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चीफ बेइख्तियार हंस पड़ा। इसके चेहरे पर इत्मीनान और मुसरत के तासुरात उभर आए। इमरान अपने फ्लैट में मौजूद था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बुजहान खुद बोल रहा है, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। ताहिर बोल रहा हूँ इमरान साहब, दूसरी तरफ से ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। मतलब है पाक साफ तहारत भरी ज़ुबान से बोल रहे हो, तो मुझे रिसीवर में से खुशबू भी आने लग गई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आपकी कुव्वत शामा का कमाल है इमरान साहब कि इधर आप ये कॉल उठाई और आपको खुशबू भी आने लगी। बहरहाल नाटरान के मुतल्लिक बात है। उसने बताया कि उसने काफिरिस्तान में ब्लैक मास्क का सेटअप ट्रेस करके वहाँ के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ को तफसीली रिपोर्ट फैक्स कर दी। उसके नतीजे में सारा सेटअप ख़त्म कर दिया गया। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देते हुए कहा। ओह, इसका मतलब है कि वहाँ का रास्ता भी बंद हो गया,
वेरी गुड, इमरान ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। लेकिन इमरान साहब, ये ब्लैक मास्क बहरहाल इतने बड़े ऑर्डर की सप्लाई तो नहीं रोक सकती, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इस मरकज़ पर हाथ डालना चाहिए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। लेकिन फिर तो बाकायदा सीक्रेट सर्विस का मिशन बन जाएगा, और मिशन जिससे बराह रास्त पाकिस्तान का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत बहादुरिस्तान ने हमें सरकारी तौर पर दरख्वास्त भी नहीं की, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बहादुरिस्तान इस्लामी मुल्क है और हमारा अच्छा हमसाया भी है, ज़रूरी है कि वो हमें बाकायदा दरख्वास्त करे। जबकि ये खसूसी असला अगर बहादुरिस्तान हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप के हाथ लग गया तो उन्होंने इसकी मदद से बहादुरिस्तान की हुकूमत पर कब्जा कर लिया, तो नतीजा ये होगा कि बहादुरिस्तान काफरिस्तान के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह भी पाकिस्तान को शदीद नुकसानात पहुँचेंगे। आप खुद ही तो इस बारे में सर सुल्तान से बात कर रहे थे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि इस ब्लैक मास्क के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, मेरा ख्याल में है कि ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि जिस किस्म का ब्लैक मास्क बहादुरिस्तान हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप को हथियार सप्लाई कर रही है और इस तरह वो उस तक पहुँच गया तो मामलात पलट भी सकते हैं, ब्लैक मास्क ने कहा। लेकिन अब जबकि हुकूमत काफरिस्तान में इसका सेटअप ख़त्म हो गया है और पाकिस्तान में, तो फिर ये सप्लाई वो कैसे करेंगे, उसने कहा। इमरान ने कहा कि वो किसी और मुजरिम तंजीम के सेटअप को भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओह, वाकई ये पॉइंट वाकई काबिल तवज्जो है। हाँ, वाकई ऐसा हो सकता है, इमरान ने जवाब दिया। हमें हर सूरत में ये सप्लाई रोकनी चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का कौमी और मजमूई मुफाद पोशीदा है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तुम ऐसा करो कि क्रीमिया चले जाओ और वहाँ से सिर्फ ये मालूम करो कि ये लोग सप्लाई किस जरिए से करा रहे हैं, इमरान ने कहा। आपकी दिलचस्पी सिर्फ सप्लाई तक ही है, आप इस तंजीम के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते, ब्लैक ज़ीरो ने लहजे में हैरत भरते हुए कहा। Like, comment, share, press the bell icon